Hello student, today we start the new topic that is application of matrices. Okay, तो आज अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हो। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज होता है। इसके पहले अपने एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक देखा था, मतलब यूज ऑफ लॉजिक है ना। तो एप्लीकेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूज ऑफ मैट्रिक्स। अब बहुत सी बार प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत बच्चे पूछे कि सर अपन ये जो मैथ पढ़ रहे हैं इसका अपने को यूज क्या है? डेली लाइफ में भी इसका यूज है, लेकिन आम आदमी इसका यूज नहीं कर सकता। जो चीप लेवल पे काम करता है उसको इनका यूज पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो कोई अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया हुआ है, जैसे रेगुलेटर अपने पास में दिया हुआ है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर गेट्स का यूज होता है। जो अपने लॉजिक के अंदर पढ़ा हुआ है, अपने कंजंक्शन पढ़ा हुआ है, डिसजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? एंड गेट होता है। डिसजंक्शन बोले तो क्या होता है? और गेट होता है। निगेशन पढ़ा है, निगेशन बोले तो क्या होता है? नॉट होता है। तो ऐसे बहुत सारे गेट्स मिला के आपका डायोड बनता है और उसके ऊपर से क्या बनते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते हैं, है ना। लेकिन अभी आप क्या होता है कि अपन जैसे किसी मैकेनिक के यहाँ चले गए कि भाई हमारा ये रेगुलेटर खराब हो गया, तो वो क्या करता है? रेगुलेटर रिप्लेस कर देता है। उस रेगुलेटर को वो रिपेयर करके नहीं देता है ना, इसलिए उसको उसका यूज नहीं मालूम। लेकिन जो चीप लेवल पे काम करता है, मतलब वो रेगुलेटर जो रिपेयर करता है उसको समझता है ये कंजंक्शन, डिसजंक्शन यानी गेट्स क्या होता है करके। ओके, जैसे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी पढ़े हो, वहां पर भी आपने देखा हुआ है कि एक कोई आपको टैंक दिया है, उस टैंक के अंदर पानी अपन डाल रहे हैं तो उस पानी की स्पीड क्या है वो आपको निकालते आती है। या फिर टैंक की साइज दिया है और पानी की स्पीड अगर दिया है तो कितने घंटे में भरेगा वो भी दिया हुआ है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए अपने को मैथमेटिक्स का क्या होता है? यूज होता है। लेकिन अपन उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है ना, क्योंकि वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत से जन पूछते हैं, जब भी मैं क्लास में भी पढ़ाता तो बच्चे नहीं पूछते कि सर अपन ये जो पढ़ रहे हैं इसका अपने को फ्यूचर में क्या काम है। अगर आप उसके बारे में डिटेल अगर स्टडी करोगे, उसके बारे में जो भी आप वर्क करोगे उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अपन जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है। बच्चों से भी इतना समझता है सर मैथ बोले तो पैसा कमाना, पैसे गिनना, है ना, उतना यूज नहीं है। उसके आगे भी यूज है, लेकिन उसके लिए एक लेवल होना, है ना, साइंटिस्ट के तौर पे एक लेवल जो होना वो अपने पास में नहीं रहती करके। अब आम आदमी को ये सब क्या लगता है कि सर इसका अपने को यूज नहीं है। लेकिन एक्चुअली अपन जितना भी पढ़ेंगे वो सबका यूज अपने को है। जिसको समझता है उसका यूज करता है, जिसको नहीं समझता फिर भी वो उसका इनडायरेक्टली क्या कर लेता है? यूज कर ही लेता है। ओके, तो चलिए अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, मतलब यूज ऑफ मैट्रिक्स। अब यूज ऑफ मैट्रिक्स का क्या करना है? तो मैट्रिक्स में अपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा कि जैसे उसके काफी सारे टाइप्स आपने पढ़े मैट्रिक्स के, उसमें के दो टाइप यहाँ पे अपने को काम आएंगे। एक आएगा अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इनका अपने को यहाँ पे जरूरत गिरेगी। उसके बाद फिर आपने इनवर्स फाइंड आउट करने की मेथड देखा, दो मेथड अपने हाथ में इनवर्स फाइंड आउट करने की। तो वहां उसका भी अपने को यहाँ पे क्या गिरेगा? यूज गिरेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है आपके पास में, उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को इसकी क्या गिरेंगी? जरूरत गिरेंगी। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मींस यूज ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का अपन यूज क्या करेंगे? टू सॉल्व, क्या सॉल्व करना है आपको? टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, क्या है उसके अंदर? वेरिएबल्स। उस वेरिएबल्स की क्या करना है अपने को? वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे मैं सॉल्व करना मतलब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स दे रहेंगे उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। उसी का मतलब हो गया यूज करना है किसका? मैट्रिसेस का अपने को यूज करना है ना। तो मेरे पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। पहले मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख लेता हूं। समझ लो मेरे पास में ये तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखे हुए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ये सेकंड नंबर का इक्वेशन हो गया। थर्ड नंबर का इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3।
ये तीन मेरे पास में क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहां मैं लिख के देता हूं, अरे में क्या 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 बनी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये अपने पास में दी हुई। ओके, फिर ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी आपके पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं, जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को कहां कन्वर्ट करेंगे अपन, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब पहला जो आपका मैट्रिक्स रहेगा, ये आपका एक पहला मैट्रिक्स रहेगा, उसके बाद में ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया, इक्वल टू ये आपका थर्ड मैट्रिक्स। ओके, क्या कर रहे हैं अपन, ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर रहे हैं अपन, कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला जो मैट्रिक्स है वहां पे कौन आएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, दूसरा जो मैट्रिक्स है यहां पे वेरिएबल आएगा X Y Z। तीसरा जो वेरिएबल है, तीसरा जो मैट्रिक्स है, यहां पे कोएफिशिएंट आएंगे D1 D2 D3। यानी इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज, इसको अपन शॉर्टकट में लिखेंगे AX इक्वल टू B। क्या लिखेगा, AX इक्वल टू B, वेयर यहां पे मैं ऊपर साइड में लिख के देता हूं आगे, क्योंकि इधर जगह लगेगी अपने को। वेयर A यानी क्या होता है, A मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ये जो है A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, ऑल दीज आर द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब आपको समझता है, वेरिएबल के सामने जो नंबर अटैच रहता है, वेरिएबल के सामने जो नंबर अटैच रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो A जो आपका मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के अंदर क्या आए हुए हैं, सब कोएफिशिएंट आए हुए हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स रहेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, सेकंड वाला जो है वो X है, तो X जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। जो भी आपके पास में वेरिएबल्स रहेंगे उनका वो मैट्रिक्स है X Y Z। कौन से वेरिएबल है इसके अंदर, X Y Z है। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कैसे डिनोट किया आपने, B से डिनोट किया। ओके, D1 D2 D3 मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये जो B है ये मैट्रिक्स किसका रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कैसे डिनोट किया आपने, D1 D2 और D3 से। आइए में क्या कर रहा है अपन, अभी जो जितना भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा, उस मैट्रिक्स का अपने क्या करना है, यूज करना है। कहां यूज होगा, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या करके देना है, फाइंड आउट करके देना है। तो ये मेरे पास में तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, कभी कभी दो भी रहेंगे। ये तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पहले कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब ये फॉर्म में आपको लिखना है, AX इक्वल टू B के फॉर्म में। A बोले तो कौन सा मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट वाला, X बोलिए तो वेरिएबल का मैट्रिक्स, और B बोले तो क्या आपके इसमें कांस्टेंट जो रहेगा ना, D1 D2 D3 उनका ही आ जाएगा। ओके, तो आपको कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में यहां से दो मेथड है सॉल्व करने की, है ना। पहले तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, उसके बाद में आपके पास में कितनी है, दो मेथड से सॉल्व करने की, है ना, टू मेथड्स टू सॉल्व। दो मेथड आपके पास में सॉल्व करने की। पहली जो मेथड है वो है इनवर्स मेथड, पहली मेथड कौन थी आपके पास में, इनवर्स मेथड है, और दूसरी जो मेथड है वो है रिडक्शन मेथड। ओके, टू सॉल्व द matrix form we having two methods.
फर्स्ट इज इनवर्स मेथड, सेकंड इज रिडक्शन मेथड। इनवर्स मेथड में भी दो है फिर अपने पास में। इनवर्स फाइंड आउट करने की दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पहली कौन थी उसमें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में फिर दो है आपके पास में, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इनवर्स मेथड से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी मेथड कौन सी है, रिडक्शन मेथड। तो पहले अपन इनवर्स मेथड की बात करेंगे। अरे में इनवर्स मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके बाद में आप यहां से दो तरीके से सॉल्व करते आता, आइदर यू कैन सॉल्व दिस मैट्रिक्स फॉर्म बाय द इनवर्स मेथड और बाय रिडक्शन मेथड। आप इनवर्स से भी कर सकते हैं और रिडक्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा वो यहां पे लिखता हूं मैं, इनवर्स मेथड के बारे में इस साइड में लिखता हूं। ये जो आपको ax प्लस बी दिया हुआ है इसको प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। तो दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है, एक होता है प्री मल्टीप्लाई और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री बोले तो पहले, पोस्ट बोले तो बाद में। जो कंप्यूटर वाले बच्चे होंगे उनको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में समझता होगा, प्लस प्लस साइन का रहता है, यूनिक ऑपरेटर रहता है वो। ओके, तो प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, ये इक्वेशन 1 को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है तो फिर वो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। प्री प्री बोले देखो यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्री हो गया, इधर ये प्री हो गया, इधर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, तो ये जो इक्वेशन 1 है उसको ए इनवर्स से क्या करेंगे अपन, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको मालूम है ए इनवर्स और ए ये मिला के क्या बनता है, आई होता है। ए इनवर्स और ए क्या होता है, आई इक्वल टू एक्स ए इनवर्स बी, सिंस ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ये अपने देखा हुआ है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो आई इंटू एक्स, फिर अपने को मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में वही मैट्रिक्स मिलता है अपने को। जैसे किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलेगा, उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहां तक आ गए। अब यहां अपने को क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये मेथड से सॉल्व करना है आपको, इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो ये जो आपको इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करके देना है। और ये ए इनवर्स आप यहां से कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं कि आपने इधर से ही फाइंड आउट करना या एडजॉइंट मेथड से ही फाइंड आउट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आसान जाता है तो आप उसका यूज कीजिए, आपको एडजॉइंट मेथड आसान जाती है तो आप उसको यूज कीजिए। अगर मैं सजेशन तो मैं ये दूंगा कि अगर वो 2/2 का अगर है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही आसान रहता है। 3/3 का है तो कभी कभार आप एडजॉइंट मेथड से भी इनवर्स फाइंड आउट करके दे सकते हो। है ना। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे इनवर्स से करना है कि रिडक्शन से करना है। अगर मैंने सोचा इनवर्स से करना है, इनवर्स से करने के लिए पहले मुझे ये करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड दिए इसका मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। यहां पे लिख दूंगा फिर मैं टू फाइंड आउट ए इनवर्स, और जो भी ए इनवर्स आएगा वो यहां पे रख के उसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, ये हो गया आपका इनवर्स मेथड से। अब आते हैं अपन रिडक्शन मेथड में आते। अब रिडक्शन मेथड में आते तो क्या करना है आपको, ये जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है आपका, ये जो ए है ना कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। या मैं लिखता हूं और उसका मतलब भी समझा देता हूं, कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, हाँ कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बोले तो कौन है, ए। कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं ए इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर। ये ध्यान में रखने के लिए, कन्वर्ट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर। फिर आपको समझा देता हूं कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर में ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ता करके। ओके, अब समझ लो मेरे पास में ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे दो मेरे पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अरे मैं इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं। ओके, तो मेरे पास में अपर और लोअर ट्रायंगुलर है मेरे पास में। समझ लो मेरे पास में ये जो आपका मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो आपका है वो इस तरीके से, ए मैट्रिक्स जो है आपके पास में ऐसा दिया हुआ है, ध्यान रखिए बराबर ए बी सी डी। 3 है तो 3/3 का आएगा, 2 है तो कितने का आएगा, 2/2 का। अब मैंने यहां क्या लिखा, कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर और इन लोअर ट्रायंगुलर। एक तो आप उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो या लोअर ट्रायंगुलर में। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो तो आप यहां पर भी 0 ला सकते हैं, यहां पर भी क्या ला सकते हैं आप, 0 ला सकते हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। आप यहां पर भी 0 ला सकते हैं तो भी चलेगा, यहां पर भी 0 लाया तो भी चलेगा। यानी कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास में, आपने बी की वैल्यू 0 किया तो भी चलेगा, आपने सी की वैल्यू 0 किया तो भी चलेगा। अगर बी की वैल्यू 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर में हो गया, अगर सी की वैल्यू 0 है तो अपर ट्रायंगुलर में हो गया, हुआ है ना। या फिर आप डी की वैल्यू भी 0 ला सकते हो, डी की वैल्यू भी 0 ला सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि डी की वैल्यू अगर 0 लाया तो वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर में होता क्या, नहीं होता। तो मैंने सिर्फ क्या है ये ध्यान में रखने के लिए किया आपको, क्यों, क्योंकि मेरे पास में अगर 4 कोएफिशिएंट अगर है, अब काम की बात ध्यान में रखिए सभी लोग, बराबर ध्यान रखो, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि मेरे पास में अगर 4 अगर मेरे पास में कोएफिशिएंट है तो ये 4 में से किसी एक को 0 करना जरूरी है। क्या करना है, 4 में से किसी एक को 0 करना जरूरी है। आप ए को किया तो भी चलेगा, बी को करो, सी को करो, किसी को भी करो, 4 में से किसी एक को क्या करना है, 0 करना है। 1 एटलीस्ट नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ओके, तो किसी भी एक को, मतलब आउट ऑफ 4 कन्वर्ट 1 इंटू 0। 4 में से किसी एक को भी क्या करो आप, 0 में कन्वर्ट कर देगा। है ना, बी को करेंगे तो अपर में जाएगा, सी को करेंगे तो लोअर में जाएगा, उस तरीके से। इसलिए ध्यान में रखने के लिए मैंने लिखा, एक्चुअली इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में कैसा रखेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 4 में से किसी एक को भी क्या करना है, आपको 0 में कन्वर्ट करना है। ओके, अब अगर समझ लो 3/3 का है, कितने बाय कितना है, 3/3 का है। ये 3/3 में टोटल कितने एलिमेंट्स है आपके पास में, 9 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आर 9 उसके अंदर एलिमेंट है, तो 9 में से 3 को क्या करना है, आपको 0 करना है। 3 एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको 0 करना है। 4 में से किसी एक को 0 करना है, 9 में से किसी 3 को 0 करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि 9 में से किसी 3 को 0 करना है तो सभी एक ही रो में या एक ही कॉलम में आने को नहीं होना। नहीं तो क्या कि आपने इन तीनों को 0 कर दिया, अगर आपने ये तीनों को अगर 0 कर दिया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये तीनों कॉलम को अगर 0 कर दिया, तीनों एलिमेंट को, एक ही कॉलम के तीनों एलिमेंट को 0 कर दिया, तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 3 को तो 0 करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों एक रो या एक कॉलम में आने को नहीं होना। टोटल 9 एलिमेंट है, 9 में से किसी भी 3 को आप 0 में कन्वर्ट करो। क्या ध्यान में रखोगे आप कि तीनों एलिमेंट एक ही रो के 0 या एक ही कॉलम के 0 होने को नहीं होना है ना। तो क्या लिखूं मैं, तो एलिमेंट्स 3 एलिमेंट 0 करना है और वो एक ही रो में होने को नहीं होना। ऑल एलिमेंट्स is not in one row or column।
है में, तो एक ही अंदर वो होने को नहीं होना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपने को मैट्रिसेस का यूज करना है और उसको ये सॉल्व करने की मैंने आपको प्रोसीजर बताई है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये अगर ध्यान में रखा अपर और लोअर तो अपने को समझ जाता है। अपर और लोअर में ये कंसेप्ट ध्यान में आ जाता है कि 4 अगर है तो 4 में से किसी एक को 0 करना है। 9 अगर आपके पास में है तो कम से कम 3 को क्या करना है, आपको 0 करना है, एटलीस्ट 3। 3 से ज्यादा भी 0 हो गए तो भी चलेगा, कुछ फर्क गिरता नहीं, लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना है कि तीनों एक ही रो या एक ही कॉलम में नहीं होना। अगर आपने एक ही कॉलम और एक ही रो के अगर पूरे एलिमेंट 0 कर दिया तो आपका आंसर 100% 0 ही आएगा, आइदर में, क्योंकि वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से अपन यूज करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर से सॉल्व करो या उधर से। उसने अगर बोला क्योंकि सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड तो यही आपको यूज कर रहा है, उसने बोला सॉल्व बाय द इन्वर्शन मेथड तो आपको ये वाली मेथड यूज करना है, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम अगर दिए हुए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहां से आने के बाद में ये रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है, आइदर में। तो मैंने आपको जो बताया कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका ये 2/2 का है तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना, है ना। और 3/3 का है तो फिर आप देखिए एडजॉइंट आपको ठीक लगे तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो इट इज द थ्योरी रिलेटेड विद दिस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन अब आगे चलेंगे। बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 आपको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है ये आपको इन्वर्शन मेथड से क्या करके देना है, सॉल्व करके देना है। अब इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है या रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको पहले इसको, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को पहले क्या में लिखना है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे लिखता हूं मैं मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म of the given equation मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मालूम है ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला जो आपका रहेगा उसमें क्या रहता है, कोएफिशिएंट वाला रहेगा, दूसरा आपका जो रहेगा वो वेरिएबल वाला रहेगा, और तीसरा मैट्रिक्स जो रहेगा वो किसका रहेगा, आपका कांस्टेंट से रिलेटेड रहेगा। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें कोएफिशिएंट आएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, बराबर है। ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 1, यहां से x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 3। तो इस तरीके से लिखना, x का कोएफिशिएंट 1, y का 2, x का कोएफिशिएंट 2, y का 3। वेरिएबल कितने हैं, x और y, तो ये आ गया आपके वेरिएबल x और y। कांस्टेंट कौन है, 2 है और 3 है, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन का कांस्टेंट 2 और दूसरे का क्या आ गया 3। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, सॉरी इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये वाला मिलेगा 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 2, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3। ओके, तो ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए थे, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपने कहां कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज ax इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू 1 2 2 3। a आपको पता ही है, a बोले तो कौन सा मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। b इक्वल टू, b बोले तो वेरिएबल वाला x और y, और सॉरी x बोले तो, और b आपका इधर आएगा, b बोले तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट वाला 2 और 3 वाला। ओके, फिर अब क्या करना है, जैसे आपने देखा था कि मैंने यहाँ थ्योरी लिख के दिया था कि आपको रिडक्शन और इन्वर्शन दोनों में जाना है, तो यहां तक तो आपको जाना ही है। अब ax इक्वल टू b आ गया। अब उसने मुझे बोला है कि सॉल्व बाय इन्वर्शन मेथड। अब इन्वर्शन मेथड से जाने का है मुझे, तो इन्वर्शन मेथड के लिए ये जो आपके पास में इक्वेशन 1 है इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए कितना होता है आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी सिंस ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स बी, ये हो गया आपका आई एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये हो गया आपका एक्स। तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, अब क्या है मेरा, अब मुझे फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने की आपके ऊपर डिपेंड है, आप एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2/2 का मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करूंगा, यूज करूंगा। कंपलसरी नहीं है कि आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे भी उसको इनवर्स फाइंड आउट करके दो। आपने एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, आपने ये कौन सी मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किया तो भी चलेगा, कोई आंसर गलत आएगा नहीं। ओके, तो ये 2/2 का होने की वजह से मैं यहां पर कौन सी मेथड यूज करूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाली मेथड क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा। अब मेरा काम क्या है, टू फाइंड आउट द ए इनवर्स। मैं यहां पे लिखता हूं मैं टू फाइंड ए इनवर्स। अब मैं ए इनवर्स निकाल के देना है। ओके, अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मालूम है क्या लगेगा अपने को, कैसे निकालना अपने को, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगेगा तो क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब ये बातें भूल जाओ, अब इधर कोई जरूरत नहीं, अब इस पे फोकस करो कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा हुआ इसके प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लिखते हैं अपन, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। कॉलम से रहता तो ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। फिर ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को कहां कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो यहां करेंगे वही ऑपरेशन कहां परफॉर्म करना है, आपको आई पे परफॉर्म करना है। कुछ याद आ रहा, थियोरेटिकल पार्ट है लेक्चर नंबर 2 के। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, ए मैट्रिक्स मेरा ये दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स लिख दिया, ए मैट्रिक्स 1 2 2 3, फिर बाद में ए इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको ये कुछ नहीं समझ रहा होगा कि ये ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई कैसे लिखा करके, नहीं समझ रहा तो आप पहले वहां जाइए, वो लेक्चर अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को आप स्टडी कीजिए। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए मैट्रिक्स मैंने आपको लिख दिया। ए इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये 2/2 का है तो ये भी कितने का होगा, 2/2 का होगा। अब ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स ए इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है देखेंगे अपन। यहां पर तो 1 आया हुआ है, इधर मुझे 0 लाना है, इसके जैसा दिखने को होना। अगर मैं यहां पे क्या लाना है, मुझे 0 लाना है, मतलब ऑपरेशन किस पे जाएगा, R2 पे जाएगा। किस पे जाएगा, R2 पे। जो यहां लिखा रहा उसको पहले यहां पे लिख देना। ये कुछ रूल्स है, ये आपको फॉलो करना है। अगर मैं ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑपरेशन लिखने में परेशानी जाएगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे 0 लाना है, मतलब R2 पे 0 लाना है। यहाँ R2 आ गया, करके इधर R2 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो 2 टाइम्स R1, तो R1 तो मेरा वैसे ही रहेगा, R1 चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, R2। R2 कितना है, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। ये कितना है, R2 कितना है, 3 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। 3 माइनस 4 -1। कैलकुलेशन के ऊपर अच्छी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। ये पहला रो ऐसी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेकंड रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R2 कितना है, 0 माइनस 2 इंटू R1, ये कितना है, 1। तो यहाँ 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2 हो गया। R2 कितना है, 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 बोले तो ये 0 हो गया, मतलब 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, समझ गया यहां तक।
फिर अब क्या करना है मुझे, ये 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 लाना है, मतलब R2 को कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं, R2 को मैं कर रहा हूं -1 R2, अरे ना ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे मुझे 1 लाना है, 1 लाना है तो मैं इसको माइनस से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी पहला रो मेरा वैसे ही रहेगा 1 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए इनवर्स इक्वल टू, वही ऑपरेशन इधर भी लगेंगे 1 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, अब मुझे यहां पे 0 लाना है, क्या लाना है 0, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऐसा दिखने को ना, अब यहां 0 लाना है, मतलब R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो देखिए क्या होगा, R1 कितना है 1, माइनस 2 टाइम्स R2 कितना है 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, R1 2 है, माइनस 2 इंटू R2, 2 इंटू R2 कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, सेकंड रो आपका चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ओके, R1 कितना है 1, माइनस 2 इंटू R2 कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, R1 कितना है 0, R1 0, माइनस 2 इंटू R2 ये कितना है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 रहेगा और ये क्या रहेगा -1 रहेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स इक्वल टू -3 2 2 -1। अब ये जो ए इनवर्स फाइंड आउट किया आपने, वो इक्वेशन 2 में क्या करना है आपको, पुट करना है। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, जैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया रो ट्रांसफॉर्मेशन से, आप यही काम एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ इनवर्स का काम है। तो x इक्वल टू, अब x बोले तो कौन सा मैट्रिक्स है आपका, x और y वाला है, तो लिख लेता हूं मैं यहां पे x y, ओके, इक्वल टू ए इनवर्स बोले तो ये आपको दिया हुआ है -3 2 2 -1, ओके, x वेरिएबल है, ए इनवर्स लिख दिया, बी बोले तो कौन है 2 और 3, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 प्लस -2 इंटू -3 इंटू 2 -6 2 इंटू 3 6 हो गया। फिर अब सेकंड करेंगे, क्योंकि ये तो हो गया ना पहला खत्म। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया -3 हो गया। समझ गया मल्टीप्लीकेशन, -3 का इसके साथ में 2 का इसके साथ में, तो -6 प्लस 6 2 2 जा 4 और -1 इंटू 3 -3, ये हो गया x y इक्वल टू -6, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अब ये आंसर अपना सही है कि गलत है अपने को चेक करना है, तो आप इसमें पुट करके देखो आपको आंसर मिलता है क्या। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, 2 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यहां पर पुट करके देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 हो गया, 3 इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे 3 आएगा और साथ में हो गया। इसका मतलब आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट किया वो क्या है आपकी करेक्ट वैल्यू है। आई ध्यान में, तो इस तरीके से अपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है बाय इन्वर्शन मेथड से। इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है तो यहां तक आपको तो सेम करना है, दोनों मेथड के लिए, रिडक्शन के लिए भी यहां तक लिखना है, इन्वर्शन के लिए यहां तक लिखना है। यहां से आपकी प्रोसीजर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इन्वर्शन मेथड से बोला करके मेरा काम है इन्वर्स फाइंड आउट करने का, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट किया बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। आप एडजॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में एडजॉइंट मेथड यूज की हुई है। आइदर में इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में इक्वेशन 2 में पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेना और वो वैल्यू इसमें पुट करके देख लेना
कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आपका आंसर बराबर है। आइए में आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड में का पहला वाला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। इसके पहले कौन से मेथड से सॉल्व किया था? अपने इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था। अभी अपने को रिडक्शन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो रिडक्शन मेथड से भी करना है तो भी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म of the given equations, मैट्रिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। पहला जो मैट्रिक्स रहेगा वो कोएफिशिएंट का रहेगा, दूसरा जो मैट्रिक्स रहेगा वो वेरिएबल का रहेगा, तीसरा जो मैट्रिक्स रहेगा वो कांस्टेंट का रहेगा। ये कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स 2 1 3 5, ये वेरिएबल रहेगा x और y, और ये कांस्टेंट टर्म का रहेगा 5 और -3। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इक्वेशन में ले लेगा 2 into x 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल टू -3। दैट इज ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वो आपका ए मैट्रिक्स हो गया। फिर बाद में x इक्वल टू किसका मैट्रिक्स रहेगा? वेरिएबल का रहेगा। b इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म का रहेगा। ओके, अब करना क्या है आपको? ये जो ax प्लस बी के फॉर्म में आपने लिखा है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको एक बार फिर नीचे ले लेंगे अपन। तो इसको फिर से नीचे ले लेता हूं, यहां पे इस साइड में लिख देता हूं इसको। फिर 2 1 3 5, इधर आ जाएगा आपका वेरिएबल x y, और ये आएगा 5 -3। ओके, अब आपको सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन मेथड से करना है तो ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? अपर या लोअर में। मैंने जब भी आपको अपर और लोअर का मतलब समझा दिया था कि यहाँ पे 4 मेरे पास में कोएफिशिएंट है, ये 4 में से किसी एक को क्या करूंगा? मैं 0 करूंगा। हियर वी हैविंग द 4 कोएफिशिएंट, सो आउट ऑफ दिस 4 यू मेक एटलीस्ट 1 कोएफिशिएंट इज अ 0। तो मैं किसी एक को क्या करूंगा? इसमें 0 कर दूंगा। तो यहां पे 0 करना आसान है R2 पे। ओके, क्योंकि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं मैं R2 पे, सो R2 माइनस 5 टाइम्स R1। यहां पे मैं 0 ला सकता हूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। पहला रो आपका वैसे ही रहेगा, फर्स्ट रो चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन किस पे परफॉर्म हो रहा है? सेकंड रो पे। क्या दिया है सेकंड रो में? देखो R2 दिया हुआ है, R2 कितना है? 3 माइनस 5 इंटू R1, R1 कितना है? सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो यहां से लेंगे अपन R3, R2 मेरे पास में 3 है, माइनस 5 इंटू R1, R1 कितना है? 2, तो 5 2 सा कितना हो गया? 10, तो ये हो गया 3 माइनस 10 यानी कितना हो गया? -7। फिर इसकी बात करेंगे, R2 कितना है? 5 माइनस 5 इंटू R1, R1 कितना है? 5, सो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना है? सॉरी, R1 5 है तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। ये सेकंड आपका इसी रहेगा, इक्वल टू R1 तो चेंज नहीं हो रहा। R2 की बात करेंगे, R2 कितना है? -3 माइनस 5 इंटू R1, R1 कितना है? 5, सो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, यानी ये -25, और R2 कितना है? -3, तो -3 माइनस 25 दैट इज -28। कितना हो जाएगा? -28। अब इस पर से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 2 इंटू एक्स, ये हो गया आपके पास में 2x, 1 इंटू y, y इक्वल टू 5, गिव एज इक्वेशन नंबर 1।
-7 into x minus 7x, 0 into y that is 0 minus 28, ये हो गया -7x इक्वल टू -28, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो x इक्वल टू 28/7, सो x इक्वल टू 4। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अपन, सो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, 8 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 8, सो y इक्वल टू -3। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 4 और y की वैल्यू क्या मिली आपको, -3। पुट करके देखो इक्वेशन में x की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 2 सा कितना हो गया 8, ये -3 है, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। इसमें पुट करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा, यानी ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। ओके, क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये जो आपको प्रॉब्लम दिया था इसको आपको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना था। रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है तो यहां तक तो सेम है, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको काय में लिखना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। इन्वर्शन से सॉल्व करना है तो भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन से सॉल्व करना है तो भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। रिडक्शन से सॉल्व करना है तो आपको इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर आपने क्या किया, ये जो आपके पास में मैट्रिक्स था कोएफिशिएंट वाला, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 4 में से किसी एक को क्या करना था, आपको 0 करना था। तो किसी भी एक को आपने 0 किया और फिर उसको सॉल्व कर दिया तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। आइडल में तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3 पे। 3 जो है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर वो जो अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे उसको क्या करना है, अपने को मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स मेथड से क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। 3 आइटम है, पेंसिल है, पेन है और इरेजर है। तो अपन बोल देंगे पेंसिल की जो कॉस्ट है वो बोलेंगे अपन x, पेन की कॉस्ट y और इरेजर की कॉस्ट कितनी लेंगे अपन, z लेंगे। पुराने सिलेबस में यही प्रॉब्लम डजन के फॉर्म में था, तो यहाँ पे डजन गायब कर दिया। ठीक, 4 पेंसिल की कॉस्ट, 3 पेन्स और 2 इरेजर, इनकी कॉस्ट दी हुई है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते लेट ₹x, ₹y, ₹z be the cost of 1 pencil, 1 pen and 1 eraser respectively। यानी एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज और 1 इरेजर उसकी कॉस्ट कितनी है, z है। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है कंडीशन में, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल की x है तो 4 पेंसिल की कितनी हो जाएंगी, 4x प्लस 3 पेन, 3 पेन तो 3y, 2 इरेजर प्लस ट्वाइस z इज इक्वल टू 60 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। क्या था आपके पास में, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 4 पेंसिल्स की कितनी हो जाएंगी, 4x, एक की y है तो 3y और z है तो ट्वाइस z सॉरी, तो ट्वाइस z इक्वल टू कितना हो गया, 60। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 2 पेंसिल की कॉस्ट बोले तो 2x, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज ₹90।
रुपीज कितना है 90। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो भी चलेगा, और अगर 2 से डिवाइड नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ फर्क गिरेगा नहीं। लेकिन जितने छोटे नंबर कम रहेंगे उतना कैलकुलेशन करना कैसा आपको आसान जाएगा। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45 गिव एज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल मतलब 6x, 2 पेन्स मतलब 2y, 3 इरेजर मीन्स 3z इज ₹70। और आगे क्या करना है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड से आपको सभी की कॉस्ट फाइंड आउट करके देना है, यानी आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या करके देना है, फाइंड आउट करके देना है। ओके, ये मेरे पास में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है। ये मेरे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो पहले इसको कहां लिखना पड़ेगा, मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। पहला मैट्रिक्स तो आप सभी को पता है किसका रहेगा, सेकंड मैट्रिक्स के बारे में भी आप जानती हो, और थर्ड मैट्रिक्स जो है वो किसका रहेगा, कांस्टेंट टर्म का रहेगा। पहले मैट्रिक्स में क्या आएंगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, 3 है, 2 है। अब ये इक्वेशन नहीं लेना, ये वाला लेना है, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया ना, तो इसको लेंगे। कितना आ गया, 1 2 3, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 2 3, यहाँ पे हो जाएगा x y z। कांस्टेंट में कौन आएगा, 60, 90 आएगा कि 45, 45 आएगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन कौन सा लिया है, 2 वाला, और ये क्या हो गया, 70। दैट इज ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू, a बोले तो क्या है, मैट्रिक्स है, और वो भी किसका है, कोएफिशिएंट का, मींस a इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ये हो गया आपका a, x का है आपका वेरिएबल है, तो x जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स है, x y z, और b जो है वो किसका आपका कांस्टेंट टर्म का है, 60 45 70, 60 45 और 70। ओके, क्या करना है अपने को, अब देखिए आपको उसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। फिर आप प्रॉब्लम रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो, इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करो, कुछ फर्क गिरेगा नहीं। ओके, तो मैं अपनी रिडक्शन मेथड ही यूज कर लूंगा। रिडक्शन मेथड में पहले क्या लिखना पड़ता मुझे, आपको पता ही है, बोलिए रिडक्शन मेथड में कैसा लिखते हैं अपन, रिडक्शन मेथड से करना है तो a इंटू इनवर्स में कोई जाने की जरूरत नहीं। अब रिडक्शन मेथड में इसको वापस नीचे लिख डालता हूं एक बार, यहां पे लिख देता हूं 4 3, बराबर लिखना है मैट्रिक्स 2 1 2 3 6 2 3, x y z इक्वल टू 60 45 70। ओके, अब देखिए यहां पे मेरे पास में टोटल 9 एलिमेंट है। ये 9 में से किसी 3 को क्या करना है, मुझे 0 करना है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या थे, 4 थे, तो 4 में से किसी एक को आपने 0 किया। अब ये टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। ये 9 एलिमेंट में से किसी भी 3 को क्या करना है, आपको 0 करना है। ध्यान में रखना कि सभी एक ही रो के आने को नहीं होना, एक रो में बोलो या एक कॉलम में आने को नहीं होना। 2 आए तो चलता, लेकिन तीनों होना नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको 0 कर देता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, क्योंकि यहां पे 1 है ना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। R1 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R1 माइनस 4 टाइम्स R2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। ओके, R1 कितना है, 4,
माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि R2 कितना है 1, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। R1 कितना है 3, R2 कितना है 2, तो 4 2 सा कितना हो गया 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो गया -5। R2 कितना है 2 माइनस R3 कितना है, R2 कितना है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, सो 4 3 जा 12, 2 माइनस 12 दैट इज -10। सेकंड रो ऐसी लिख दूंगा 1 2 3। समझ गया क्या किया, R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, R1 माइनस 4 टाइम R2, ये तो है ना में R2 कितना आपके पास में 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, मतलब ये -12, ऊपर से 2 आ गया, 2 माइनस 12 कितना हो गया -10। अब यहां देखिए, यहां पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है। अगर मैं R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि R2 तो मैंने लिख दिया, R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। क्या किया मैंने, R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन सा ऑपरेशन, R3 माइनस R2। R3 कितना आपके पास में 6, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। है ना, कभी कभी ये एक इसमें भी आता है, कभी 2-3 स्टेप भी आपको लग सकती है। तो 9 में से कोई भी 3 क्या हो गए मेरे 0 हो गए। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा वेरिएबल वाला, x y z इक्वल टू, ऑपरेशन यहां परफॉर्म करेंगे अपन R1 पे, R1 माइनस R1 कितना आपके पास में 60, R1 कितना है 60 माइनस 4 टाइम्स R2, R2 कितना है 45, ये हो गया 60 माइनस 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180, यानी कितना आ गया -120, कितना आ जाएगा -120। ओके, फिर R2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2 ऐसे ही रहेगा आपका 45। अब R3 पे आएंगे, R3 माइनस R2, 70 में से 45, तो 70 में से 40 गए, 30 रह गए, और 5 उड़ा दिया, कितना रह गया 25, ये हो गया आपके पास में 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, तो मैं तो 0x लिख दिया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो गया -5y, इनका करेंगे तो ये z है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -10z इक्वल टू -120, यानी ये क्या बन गया अपना -5y -10z इक्वल टू -120। तो इनको डिवाइड कर दो अपन, -5 से डिवाइड कर देंगे, -5 से डिवाइड किया तो ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा +2z, माइनस कट जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा, नीचे 2 आ गया, 5 4 जा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, -5 से क्या किया मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी आ गई सेकंड इक्वेशन, 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45, 1 इंटू एक्स 2y 3z इक्वल टू 45, 5 इंटू एक्स 5x, 0 इंटू y 0 लिख दो, तो 0y प्लस 0z इक्वल टू 25, ये सब कट गए, 0 0 हो गया, ये आ गया मेरे पास में 5x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये x की वैल्यू कहां पे पुट करूंगा, यहां पुट कर देता हूं x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलने वाले हैं, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर का इरेज करके मैं आगे का सॉल्व करके देता हूं। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अपन, सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सॉरी पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज x की वैल्यू 5 पुट कर दिया, 5 प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45, सो 2y
प्लस 3z इक्वल टू 45 आ गया तो माइनस हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 4। 1 2 इक्वेशन नंबर 3। फिर अब क्या करना है आपको, अब आपके पास में ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस y प्लस 4z इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 4z इक्वल टू 48, ट्वाइस y प्लस 3z इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए, प्लस 4 माइनस 3 यानी क्या हो गया z, 48 माइनस 40 तो कितना आ गया 8, सो देयरफॉर z इक्वल टू 8। अब ये z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज यानी पुट z इक्वल टू 8 in equation 1, so equation 1 implies y plus 2 into 8 equal to 24, so y plus 8 2s are 16 equal to 24, so y equal to 24 minus 16, so that is y equal to 8। तो आपको x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 8 आ गई और z इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 आ गया। ओके, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, पेन की कॉस्ट 8 और इरेजर की कॉस्ट कितनी है 8। अब अपने को फाइनल आंसर लिखना है, तो आपके पास में x y और z की वैल्यू होगी, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपके पास में x की वैल्यू 5 है, x बोले तो क्या है पेंसिल, तो यहां लिखोगे आप द कॉस्ट ऑफ one pencil is ₹5, comma one pen is ₹8 and one eraser is ₹8, ये उसका आंसर है में, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 4 में देखते हैं अपन, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, 3 नंबर को ऐड करने के बाद में उनका सम कितना आ गया 2 आ गया, तो पहले अपने को 3 नंबर क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहां पे अपन लिखेंगे लेट x y z be the 3 numbers, x y z be the 3 numbers by condition, कौन सी कंडीशन दी है कि तीनों नंबर को अगर ऐड किया, इफ देयर सम इज, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, ये पहला है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2, तीनों नंबर का एडिशन कितना होता है 2 आता है। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, ये जो आपका सेकंड नंबर है 2 टाइम्स मतलब 2y, इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर ये दोनों नंबर के सम में से 2 टाइम्स द सेकंड नंबर उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिलता है, देन वी गेट 8। क्या बोला उसने, फर्स्ट नंबर और थर्ड इन दोनों का एडिशन, इसमें से ये जो सेकंड नंबर है ये 2 टाइम्स क्या करना है माइनस करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, x प्लस जेड माइनस ट्वाइस y इक्वल टू 8, समझ में आ गया। 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का सम करना, इसमें से सेकंड नंबर को 2 टाइम्स क्या करेंगे माइनस करेंगे इक्वल टू 8। अब उसको एक्स वाई जेड में लिख लेते हैं, x माइनस ट्वाइस y प्लस जेड इक्वल टू 8,
इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन क्या दिया है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ये जो आपका फर्स्ट नंबर है ये 3 टाइम्स है, एडेड मतलब क्या किया, ऐड किया, काय में, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, तब जाके आपको कितना मिलता है, देन वी गेट 4, कितना मिला आपको, 4, दिस इज द एक्स वाई जेड के फॉर्म में आई है, ये हो गया 3। ओके, ये मुझे इक्वेशन मिल गए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं पहले, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ओके, पहला कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, बाद में वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और उसके बाद में कांस्टेंट वाला। वेरिएबल है 1 1 1, अब यहां पे आऊंगा 1 -2 1 3 1 1 x y z 2 8 4। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, क्या करता हूं, मेरा ये R1 है, ये क्या है R1, R2 R3, अब देखो बहुत आसान है, बहुत सारी जगह 1 1 1 ही दिख रहा है। ओके, तो पहले मैं इसको इक्वेशन को ऐसे रहने देता हूं, क्या करता हूं मैं, R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, काय पे, R2 पे, देखिए R2 पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, R2 माइनस R1, क्या किया मैंने, R2 माइनस R1, इसको ऐसे रख दिया 1 1 1, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, -2 माइनस 1 -3, 1 माइनस 1 0। ओके, R3 पे भी यही लगा देता हूं, R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 पे लगा दिया, R3 माइनस R1 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ओके, तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, x y z इक्वल टू, R1 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, R2 माइनस R1 8 माइनस 2 6, R3 माइनस R1 4 माइनस 2, सो दैट इज 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। 0 इंटू एक्स 0, -3 इंटू वाई माइनस 3y, 0 into z 0 equal to 6, so therefore y equal to -2, -3y equal to 6, तो y equal to कितना हो गया, -2। ओके, फिर 2 into x 2x, 2 into x 2x, 0 into y 0, 0 into z 0 equal to 2, so therefore x equal to 1। ओके, अब ये x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -2 प्लस z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, ये हो गया 1 -2 प्लस z इक्वल टू 2, -1 प्लस z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 प्लस 1, so z इक्वल टू 3। okay, so therefore the three numbers are x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2
and 3 respectively. पुट करके देख लो आंसर आता क्या 1, ये 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना आ गया 2, यानी प्रॉब्लम क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया. ओके, नोट डाउन कर लीजिए. फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ. प्रॉब्लम नंबर 5 लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में का. प्रॉब्लम नंबर 5 क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR इज ₹35,000. टीवी है और VCR है, तो टीवी की कॉस्ट ले लेते अपन ₹X और VCR की कॉस्ट कितनी लेते अपन ₹Y. ओके, तो लेट ₹X and ₹Y be the cost of 1 TV and 1 VCR रिस्पेक्टिवली. VCR मतलब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर. पहले के जो जमाने में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आते थे, जैसे आपके टेप रिकॉर्ड की सीडी आती ना कैसेट, उससे थोड़ी बड़ी साइज की जो कैसेट आती थी वो VCR टाइप कैसेट आती थी. तो उसके लिए VCR जैसा एक इंस्ट्रूमेंट आता था, उसके अंदर वो कैसेट क्या करते थे अपन डाल के देखते थे उसके अंदर. ओके, अभी वो आउट ऑफ डेट हो गया. तो ₹X टीवी की कॉस्ट और ₹Y किसकी कॉस्ट है VCR की. तो उसने क्या दिया है, पहली कंडीशन पे से एक इक्वेशन बन जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है पहली कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 3 टीवी. एक टीवी की कितनी है X, तो 3 टीवी की 3X प्लस 2 VCR, एक VCR की कितनी है Y, तो 2 की कितनी हो जाएंगी ट्वाइस Y = 35,000. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. फिर क्या दिया उसने, द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर टेलीविजन एंड 500 पर VCR. जो शॉपकीपर है वो क्या चाहता है कि एक टीवी के ऊपर उसको ₹1000 प्रॉफिट होने को होना. खरीदा कितने में उसने X में, जितने में खरीदा उसके ऊपर ₹1000 क्या होने को ना उसको प्रॉफिट होने को ना, और VCR के ऊपर कितना प्रॉफिट होने को ना उसका 500 प्रॉफिट होने को ना. फिर यहां पे अपन लिखेंगे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी = X प्लस ₹1000. जितने में खरीदा उससे ₹1000 प्रॉफिट क्या होना उसको ज्यादा होना. तो परचेज प्राइस में 1000 ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस. एंड 1 VCR = Y प्लस 500, क्योंकि VCR पे कितना प्रॉफिट होना उसको ₹500 और टीवी पे कितना होना ₹1000. फिर एक बाद में और कंडीशन दिया हुआ है. फिर क्या कंडीशन दिया है उसने, ही कैन सेल 2 टीवी. उसने 2 टीवी बेच दिया. कितने टीवी, एक टीवी की कॉस्ट ये है, तो 2 टीवी बेचा, तो 2 टाइम्स X प्लस 1000. ध्यान में रखिए ये X जो है ये परचेज प्राइस है और ये जो है ये उसकी सेलिंग प्राइस है. एक टीवी बेचेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, कितना X प्लस 1000. तो बेचे कितने 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 VCR, एक VCR बेच दिया, तो एक VCR की कॉस्ट कितनी है Y प्लस 500 = 21,500. तो उसको कितना अमाउंट जो हुआ 21,500. सिंप्लीफाई कर लो, 2 × X 2X 2000 प्लस Y प्लस 500 = 21,500. Twice X plus Y, 2000 plus 500, that is 2500, 21,500. 2X plus Y = 21,500 minus 2,500. So 2X plus Y = 0 0 कट गया, 5 कट गया,
21 में से 2 चले गया तो कितना हो गया 19,000। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, सॉरी 2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो नीचे लिखेंगे आप मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, पहला किसका रहेगा, वेरिएबल का, सॉरी पहला आपका कोएफिशिएंट करेगा। x का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है 2, x का 2, y का 1, x का 3, y का 2, x का 2, y का 1। वेरिएबल आ जाएंगे आपके x और y इक्वल टू, इधर आएंगे आपका 35,000 और यहां पे आ जाएगा आपका 19,000। ओके, कितने अपने पास में 4, 4 में से एक में 0 लाना है, तो यहां 0 लेके आता हूं क्योंकि नीचे 1 है ना, तो यहां 0 आ जाएगा। R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2। ठीक है, R1 कितना है 3 माइनस 2 टाइम्स R2 कितना है 2, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। 2 है माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। ये तो वैसे ही रहेगा 2 और 1। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, सो दैट इज इक्वल टू R1, R1 कितना है 35,000 माइनस 2 टाइम्स R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 19 2 जा कितना हो गया 38। ठीक है, तो 35 में से 38 चले गया, कितना रहेगा 35, उसमें से 38 निकल जाएगा तो कितना रहेगा -3,000। कितना रहेगा -3,000। ये 38,000 हो जाएगा। 2 इंटू R2, R2 19 है तो 19 इंटू 2 38,000। 35 में से 35,000 में से 38,000 चल गया तो -3,000 और हो गया 1,900। अब इनको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इंटू वाई 0 इक्वल टू -300। सो देयरफॉर x इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 300 मिल गई। ओके, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई y इक्वल टू 19,000। x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 300 प्लस y इक्वल टू 19,000। सो y इक्वल टू 19,000 minus 3 2 are 6, so 6,000. So y equal to 19 minus 6, that is 13,000. यानी टीवी की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी x रुपीज बोले तो टीवी की कॉस्ट, तो टीवी की कॉस्ट है 3,000 रुपीज और वीसीआर की कॉस्ट कितनी है 13,000। तो उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहां पे अपन लिख देंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इक्वल टू 3,000 रुपीज एंड 1 VCR सेट इक्वल टू 13,000 रुपीज। ये कोणती कॉस्ट हो गई उसकी, कोणती प्राइस हो गई उसकी है कॉस्ट प्राइस। अब कौन सी निकालना है अपने को, सेलिंग प्राइस निकालना है। फिर वही से द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी इक्वल टू, ये उसकी सेलिंग प्राइस है x प्लस 1,000, सो दैट इज 3,000 प्लस 1,000, so that is equal to 4,000 rupees and 1 VCR equal to, ये VCR की है, कितनी है VCR की y प्लस 500, y की वैल्यू कितनी है 13,000 प्लस 500, so that is equal to
कितना आ जाएगा, सॉरी 500 है, 500, सो दैट इज इक्वल टू 13,500 रुपीज है ना। यानी एक टीवी की कॉस्ट 3,000, बेचेंगे कितना वो 4,000 में। वीसीआर की कॉस्ट कितनी है 13,000, 500 रुपए प्रॉफिट होना तो बेचेंगे कितने में वो 13,500। ओके, तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम नंबर 5 खत्म होता और इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 2.3 भी क्या होती खत्म होती है ना। तो यहाँ पर ये मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 2.2, 2.1 और 2.3 अपन ने देखा, किस तरीके से सॉल्व किया वो भी आपने देखा। इसमें सबसे मेन ज्यादा आपको फोकस करना आपका इनवर्स मेथड पे, चाहे फिर आप उसको एडजॉइंट मेथड्स निकालो, रिडक्शन मेथड्स निकालो, उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। प्रॉब्लम में क्या दिया है उसके हिसाब से आपको मेथड यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मैट्रिसेस जो चैप्टर है इसको अपन ने खत्म किया हुआ है। आप इसको 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर आएगा आपके। ओके, तो आप इसको कंटिन्यू लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। जरूरत गिरी तो एक पार्ट अगर ज्यादा अगर बड़ी अगर फाइल बनती है तो इसको लेक्चर नंबर यानी 4 में भी क्या कर सकते हैं अपन डिवाइड करेंगे है ना। तो आप सीक्वेंशियल ऑर्डर से इसको देखते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ में, और वो चैप्टर का नाम क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर अपन देख चुके हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ में अपन मिलेंगे। ओके।